राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। ये जो परिवार आपको दिख रहा है, इनका नाम है कर्नल विप्लव त्रिपाठी। ये असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे मणिपुर में। उनकी पत्नी है ये अनुजा जी, और ये जो बच्चा हमें दिख रहा है, ये तो थोड़ी पुरानी फोटो है। ये इसका नाम था अबीर, नाम था, इन तीनों का नाम था। 2021 में जब कर्नल त्रिपाठी मणिपुर के आसपास एक सिंपल, एक ऐसा कह सकते हो फैमिली टूर था वो उनका, मतलब परिवार के साथ घूम रहे थे, तो उनको घेर कर पीपल्स लिबरेशन आर्मी है मणिपुर का, ये एक ना आतंकवादी संगठन था, उसने घेर के इनको और इनके साथ, इनके परिवार के साथ जो 4 और आर्मी ऑफिसर्स थे, आप देख सकते हैं सबको, इन सब की बारबैरिक तरीके से पहले आईडी ब्लास्ट किया, फिर हजारों गोलियां चलाकर इन सबको शहीद कर दिया। ये मास्टर अबीर का कॉफिन आप देख सकते हैं। कर्नल त्रिपाठी की गलती पता क्या थी? वो पूरे मणिपुर में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन चला रहे थे, ड्रग नेटवर्क को खत्म कर रहे थे। फिर उन्हें टारगेट किया गया। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, मैं पूर्वांचल से आता हूं, वहां पे एक से एक बड़े माफिया हुए हैं, पर माफिया वो चाहे बॉम्बे का हो, चाहे इटली का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे विश्व में कहीं का हो, वो सामने वाले पे तब तक वार नहीं करता है अगर उसके आसपास उसका परिवार हो। अगर परिवार साथ है तो वार नहीं करेगा। और परिवार में कभी भी बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की हत्या नहीं हुई। कर्नल त्रिपाठी को तब मारा गया जब उनका 7 साल का अबोध बालक और उनकी ब्याहता पत्नी उनके साथ थी। उनको टारगेट तब किया गया जब वो सिर्फ ऑफिसर नहीं थे, उनका परिवार उनके साथ था। एक अनरिटन रूल है अंडरवर्ल्ड का कि नेवर टारगेट वुमेन और चिल्ड्रन। मणिपुर के आतंकवादियों ने इसको तोड़ा। आप लोग को याद होगा कि अरब स्प्रिंग की बातें होती हैं। अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग, एक बड़ा मतलब एक काम चलता है कि अरब स्प्रिंग नाम की एक चीज हुई है। उसकी चिंगारी एक्चुअली ना ट्यूनीशिया से निकली थी। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा उस व्यक्ति का। इनका नाम है मोहम्मद बाऊ अजीजी। जैसे आपने देखा ना दिल्ली में या आपके शहर में फुटपाथ पे रेडी लगाते हुए लोगों को, तो ये वहां ट्यूनीशिया के एक छोटे से शहर में रेडी लगाते थे, ठेला जिसे हम कह देते हैं, ठेला लगाते थे। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पुलिस इनको रोज रोज तंग करती थी। कभी इनका वो ठेला जब्त कर लेना, रेडी इनकी जब्त कर लेना, कभी इनका सामान उठा ले जाना, इनको बेइज्जत करना, जलील करना। और आपको भी पता है कि हर आदमी का ना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। फिर एक दिन आया 2010 की सर्दियों में, इस आदमी ने खुद को आग लगा दी। अब आग तो लगा ली, अब भाई एक साधारण स्ट्रीट वेंडर कह सकते हैं इनको, कोई राजनेता तो थे नहीं ये। अब इस व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। वो आग भड़की तो थी ट्यूनीशिया के एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गली में, पर उस आत्मदाह ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा है या एक बहुत बड़ी राजनीति या एक बहुत बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत हो गई है। और इस खेल को वेस्टर्न वर्ल्ड की बिकी हुई मीडिया ने नाम दिया द अरब स्प्रिंग। और यहीं से शुरू हुआ वो काला दिन जो आज भी अरब कंट्रीज को या अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी चपेट में लिया हुआ है। असलियत
इतनी ज्यादा जटिल है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप और मैं सोच नहीं सकते। और भारत उससे अभागा नहीं है, अछूत नहीं है। सेवन सिस्टर्स में क्या क्या हुआ है, कुकी मैती, वो सब पे आऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं ना कि एक्चुअली होता क्या है कि जब भाई पूरे वर्ल्ड का मीडिया अपना एजेंडा कैसे पुश करता है। भाई मीडिया का काम एजेंडा पुश करो, सोशल मीडिया पे करो, ट्विटर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स है। अब इन सब के खिलाफ हमने देखा है कि कैसे पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने क्या क्या किया। पुलिस की जाति, पुलिस का भ्रष्टाचार, या मतलब उसको बहुत तरीके के नाम दिए गए। लेकिन अरब स्प्रिंग की वो जो छोटी चिंगारी जो ट्यूनीशिया से निकली थी, एक आम वेंडर की आत्मदाह से निकली थी, फिर उसने पूरे अरब वर्ल्ड को घेरा, उसने अफ्रीकन कंट्रीज को घेरा, और जो सिर्फ पुलिस की जाति या एक आदमी के साथ हुई बेइज्जती का कारण था, वो पूरे अरब वर्ल्ड को खा गया। अब लोग कहते हैं द अरब स्प्रिंग मतलब वसंत, वसंत ऋतु की बात हो रही है ना, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, ऋतु स्प्रिंग ऋतु की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि उन कंट्रीज में कोई लोकतंत्र का सूर्योदय हुआ है? लेकिन असलियत क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो भी एजेंडा पुश किया, जनता उनके साथ हो गई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? सबसे बड़ी बात है कि हमको बात करनी चाहिए कि ग्राउंड पे आपने सोशल मीडिया पे क्या माहौल बनाया है, क्या मोबिलाइज किया है, क्या नैरेटिव बिल्ड किया है, वो ग्राउंड पे हुआ। इजिप्ट में तहरीर नाम का एक स्क्वायर है, वो भरा, लाखों लोग जुटे, और 30 साल पुराना होस्नी मुबारक, सबको पता है तानाशाह थे, उनका शासन ध्वस्त हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इजिप्ट स्टेबल हुआ, डेमोक्रेसी बनी? नहीं। फिर वहां इजिप्ट की मिलिट्री, उसका एक जनरल, उसका एक तानाशाह, फिर एक अथॉरिटेरियन बन के फिर आ गया है, और एक नया तानाशाह का रिजीम चला। चलिए एक और देश की बात कर लेते हैं, लीबिया। मैंने सुना है कि बड़ा, भाई मोहम्मद गद्दाफी के राज में बड़ा प्रोग्रेसिव देश था, बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, वहां भी ऐसा रिजीम चेंज बना है। हुआ क्या? प्रोटेस्ट शुरू हुए। और भाई देखिए, अमेरिका का एक काम है ना, नाटो को आगे करके अमेरिका सीधे क्या करता है? एयर स्ट्राइक, बॉम्बिंग्स। मतलब गद्दाफी की ब्रूटल हत्या। उसके बाद क्या हुआ लीबिया में? क्या हुआ? डेमोक्रेसी आई? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं आया। सिविल वॉर आया, वॉरलॉर्ड्स आए। मतलब जिन लोगों ने उस वॉर से अपने आप को बड़ा किया, वॉरलॉर्ड्स का ये मतलब है, वो माफिया है, वो गवर्नमेंट के अधिकारी थे। आज तक कोई स्थिर सरकार नहीं आ पाई। उसके बाद बात कर लेते हैं सीरिया के ब्लडबाथ की। सीरिया में क्या हुआ? ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, धीरे धीरे सीरिया में पूरा भयंकर सिविल वॉर हो गया, गृहयुद्ध हो गया। क्या नाम था वहां के लीडर का? अल असद, बशर अल असद। उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। यूएस, रशिया, टर्की और यही ईरान जो आज पिट रहा है और रो रहा है, ये लोग उस कॉन्फ्लिक्ट में उतर आए। देखिए यूएस का तो सीधा है ना कि नेटो को आगे कर दो और फिर अपनी गेम चलाओ। अच्छा, उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या था? लाखों लोग मरे और करोड़ों लोग कैंपों में शरणार्थी बन के जिए। और आज की क्या स्थिति है? आज भी पूरा सीरिया आग में जल रहा है। अगर आप इन तीनों केसों को जोड़ ले, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया और सीरिया, तो एक पैटर्न तो साफ दिखता है ना कि देश में एक छोटी सी चिंगारी लगाओ, देश को बोलो कि आपके साथ तो एक सोशल इनजस्टिस हो रहा है, एक वायरल घटना पकड़ो किसी एक देश की और उसको प्लांट करो दूसरे देश में, जो कि आज हमारे साथ हो रहा है सेवन सिस्टर्स, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में। आगे उस पर भी आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। एक इनजस्टिस की घटना को सोशल मीडिया पे चलाओ चलाओ चलाओ, पूरे वर्ल्ड का मीडिया उसको दिखाएगा, पेड मीडिया, और पूरे वर्ल्ड में उसके लिए प्रोटेस्ट कराओ। कुछ लोग हैं ना जो पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं, और दिखाओ कि उस घटना की वजह से, मतलब जैसे कि ट्यूनीशिया में हुआ था मोहम्मद बouअज़ीज़ी की घटना से, कि पूरे वर्ल्ड में गुस्सा है, पूरे वर्ल्ड की जनता गुस्सा है, ये दिखाओ।
नैरेटिव को जियोपॉलिटिक्स पे ले जाओ, उस देश की बात को पूरे वर्ल्ड के साथ ले जाओ और इसी को एक एक्सपोर्ट मॉडल बना के, एक एक्सपर्ट मॉडल बना के इंडिया पे थोपो। अरब कंट्रीज के साथ क्या क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। पश्चिम के थिंक टैंक, वेस्टर्न वर्ल्ड के एनजीओस उन कंट्रीज में गए और दुनिया भर का चंदा उतरा और मतलब फालतू की बकवास हुई। लेकिन इस सब के इतर मणिपुर में इतना बड़ा घटनाकांड हुआ, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार के साथ जो हुआ वहां पे, और जो कुछ भी हुआ, आज इंडिया एक नक्सल फ्री कंट्री बन चुका है। लेकिन उसके अलावा इंडिया के साथ भी यही करने की कोशिश की, पर इंडिया क्या है, एक इमर्जिंग पावर है, तो स्वाभाविक है कि वही इंडिया सबसे बड़ा टारगेट है। अगर हम उन 2-4 कंट्रीज को का मुकाबला कर रहे हैं, अगर हम उनके कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, तो हम उनका टारगेट हैं। और फोकस किसको किया गया, नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट की एक प्रॉब्लम है ना कि एक्चुअली कांग्रेस, अब मैं वही बात है, फिर मैं गरियाऊंगा नेहरू गांधी को, तो आप लोग बोलोगे कि नन्हे पहलवान भी बाबा की तरह बहुत गरियाता है। नहीं, कांग्रेस ने 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों तक न रोड था न रेल थी, मतलब कुछ भी नहीं था, एयरपोर्ट की तो बात मत करिए, और हर तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, किधर चाइना, किधर बांग्लादेश, किधर भूटान, किधर म्यांमार। इस रीजन को जानबूझ के हिस्टोरिकली, इतिहास के हिसाब से भी आइसोलेट रखा गया। और जब आप अपने किसी अभिन्न अंग को आइसोलेट रखोगे ना, तो वहां पैदा होगा वो एक, जैसे मेरे मन में, मैं जब 2013-14 में मुगलसराय रहता था, आजकल नाम है दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो मुझे लगता था कि यार मतलब लखनऊ में 24 घंटे लाइट है, पर मुगलसराय में 8 घंटे क्यों है। तो मेरे मन में अपने ही सरकार, अपनी ही सत्ता, अपने ही देश के प्रति एक बुरी भावना पैदा होती थी कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। जब आप एक पूरे एरिया के साथ ये भेदभाव कर रहे हो, तो क्या उस देश, सॉरी, उन प्रदेशों के लोग आपके प्रति मन में विद्वेष नहीं रखेंगे। नागा मूवमेंट, उल्फा, बोडो, कुकी मैतेई, ये सब वहां हो रहा था ना, और कांग्रेस क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं, मजे ले रही थी। कांग्रेस में राहुल गांधी भाग भाग चाइना जाते हैं, क्या करने जाते हैं, चाइना में उनकी ससुराल है, बहन ब्याही है, उनकी बिटिया ब्याही है कि उनका नानके है, कुछ भी नहीं है। वो आदमी वहां जाता है उनका नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और वही किया है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ आज तक। अच्छा एक बात बताइए ना, अरब स्प्रिंग मॉडल का कोर क्या था, नैरेटिव कंट्रोल करो, और वही नैरेटिव पुश कर रहे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस वाले। कुकी मैतेई का जो अभी मणिपुर में जो कुछ हुआ, वो मैं भी कहता हूं बहुत बुरा हुआ, ऐसा एक देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जड़ कौन है, कांग्रेस। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, आर्मी वहां लोगों के साथ मतलब लोगों का ऑपरेशन कर रही है, उनके कल्चर अलग हैं, उनको चीनी बोल देते हैं, मतलब औरतों के साथ जो वहां भेदभाव हो रहा है। और सुनिए, वहां जो एनजीओ का नेटवर्क्स है, फॉरेन फंडेड एनजीओस, और वहां जो हालेलुया का इन्फ्लुएंस है, वो हालेलुया, वो एनजीओस जो फॉरेन फंडेड हैं। मुझे एक बात बताइए ना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। और एक बात बताइए ना, क्या इस सब को हमने चाइना वर्सेस इंडिया या वेस्ट वर्सेस इंडिया के तौर पे नहीं देखा है। चाइना का इंटरेस्ट क्या था, चाइना यही चाहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल रहे, क्योंकि कल को चाइना को दिखता है कि मैं इतना पास सटा हुआ हूं और इंडिया के इस पार्ट को मैं काट सकता हूं इंडिया से। लेकिन मोदी के आने के बाद क्या हुआ, मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल किया, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल किया। आज मोदी जी, भाई चाइना शुरू से कहता था ना कि मोदी जी को फंसा के रखो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नॉर्थ ईस्ट में। उससे क्या होगा कि इंडिया कभी भी पैसिफिक में कभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं बन पाएगा। चाइना का डे वन से ये एक बहुत बड़ा सपना रहा है। हमने वो देखा है ना कि चाइना कैसे कैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या करता है। वो सब एक ही था कि इंडिया को फंसा के रखो नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया को फंसा के रखो बांग्लादेश में, इंडिया को फंसा के रखो पाकिस्तान के साथ।
लेकिन मोदी जी ने क्या किया, सारे नैरेटिव ध्वस्त किए, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्वस्त किया, सबको बैठाया, सबसे बात की, लॉ एंड ऑर्डर का इशू उसका सॉल्व किया, लेकिन भारत टूटा नहीं। जब पूरा अरब टूटा, भारत आज भी समृद्ध है, भारत आज भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत आज भी इलेक्शन हो, मीडिया हो, डिबेट हो, चाहे जो मर्जी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उन सबको बैलेंस करके नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को कंटेन कर रहा है और पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी ला रहा है। भाई मीजो अकॉर्ड, बोडो एग्रीमेंट, ये सब क्या था, आप बताइए ना। भाई इतना कुछ हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, पर मोदी जी ने सबको एक टेबल पे बैठाया ना, एक निगोशिएशन की ना सबके साथ। ये मोदी जी की ताकत थी, अमित शाह की ताकत थी, राजनाथ सिंह की ताकत थी कि उन्होंने इतने बड़े एंटी इंडिया फोर्सेस को एक टेबल पे बैठाया, उनके बीच में डायलॉग क्रिएट किया और इंडिया में एक तहरीर स्क्वायर नहीं बनने दिया दिल्ली में। बात को समझिए कि मोदी जी की ताकत कहां है। हम बंगाल जीते न जीते, हम बंगाल हारे चाहे जीत जाए, वो सारी बातें अलग हैं। हम तमिलनाडु नहीं जीत रहे, हम असम हार रहे, वो सब बातें अपनी जगह हैं। पर मोदी जी ने वो जो इतनी डाइवर्सिटी थी ना इंडिया की, उसको डीपली, उसको उसकी नॉलेज ली और इंडिया को एक सिंगल नैरेटिव पे पुश किया कि देश सर्वप्रथम। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ लोग हैं जो इस बात से मेरी संतुष्ट ना हो, मोदी जी की इस भावना से संतुष्ट ना हो, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को एक सिंगल नैरेटिव के लिए मोबिलाइज कर दिया है। यहां हर इशू देखिए, बात समझिए, यहां हर कम्युनिटी अलग सोचती है, हर कम्युनिटी का एक अलग इशू है। और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है ना कि वो किसी एक इशू के लिए एकजुट नहीं होती है, ये उसकी सबसे अच्छी ताकत है। वो देश के लिए इकट्ठा हो जाएगी, पर क्योंकि नेपाल में स्टूडेंट्स जनजी ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी का गला घुट रहा था बांग्लादेश में, वहां एक हो गया और लद्दाख में हो गया, तो उसके लिए पूरा इंडिया एकदम इकट्ठा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि एंटी इंडिया फोर्सेस की इस लड़ाई में आखिरी ताबूत की कील होगा बंगाल का इलेक्शन। अगर ममता बंगाल हारती हैं तो मुझे यह महसूस है कि उसके बाद कभी जीवन में एंटी मोदी फोर्सेस मोदी को घेर नहीं पाएंगी, मोदी जी को घेर नहीं पाएंगी। और जहां तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 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 मैं कहता हूं, जैसे कि इंडिया में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक नेचर है, नहीं भाई, इंडिया में लोकतंत्र एक नेचर है, उसका समाज एक नेचर है। बात को समझिए, अरब स्प्रिंग हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी क्या फर्क पड़ा हमें। आप इस बात को कभी इस बात को लंबा सोचिएगा कि पूरा अरब वर्ल्ड जल रहा है, पूरा अफ्रीका जल रहा है, पूरा यूरोप की तो बात मत करिए, 35-35, 50-50 साल के गोल टोपी 14-14 साल की लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में, सब छोड़िए। लेकिन इंडिया ने अपने जितने भी जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे ना, उन पे एग्रेसिवली काम किया। और मैं तो कहूँगा, देखिए भैया, मेरा फाइनल थॉट ये है कि इंडिया का लोकतंत्र ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। इंडिया का लोकतंत्र एक ऐसी पावर है जो उसको, इंडिया को टूटने नहीं दे रहा है, और लोकतंत्र को लोगों ने अपने मन में बसाया है। हम बहस करते हैं, हम मोदी जी की 100 बातों से नाखुश होते हैं, 10 बातों से खुश भी होते हैं, लेकिन एक बात जरूरी है कि इंडिया में हर आदमी, थोड़ा उसकी सोच बढ़ी है। वो आदमी ये सोचने लग गया है कि नहीं 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 नहीं, जो मणिपुर में हो रहा था उसके पीछे कौन सी विदेशी ताकतें थी। तो कहीं ना कहीं हर चीज के बाद भी, मणिपुर की हिंसा हो चाहे वो उसके पीछे जो भी ताकतें रही हों, इंडिया ने अपने आप को मजबूत किया है मोदी जी के शासन में, और आगे भी यही होगा। चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कोई भी हो, कोई विदेशी ताकत हो, न इंडिया को झुका पाए हैं न झुका पाएंगे। वो मैं
लास्ट लाइन में एक बात ऐड करूंगा, आप लोग बोलेगा मैं फिर जातिवादी बातें कर रहा हूं। वो हमारे नेताजी हैं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कहते हैं इंडिया का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मेरी इस छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा कि भारत के साथ खड़े होइए। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो बात की बातें हैं, पर आपका और मेरा बस एक ही कर्तव्य है कि ये भारत देश ये झुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।